नमस्ते, स्वागत है आपका। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अंतरिक्ष प्रदूषण के बारे में। स्पेस पोल्यूशन क्या होता है, ये स्पेस पोल्यूशन, और इसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या उपाय किए जा रहे हैं स्पेस पोल्यूशन से बचने के। देखो, अंतरिक्ष में प्रदूषण का अर्थ ये है कि पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष है, इसमें विभिन्न प्रकार के अवांछित, जो मानव निर्मित, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सब जो है स्पेस पोल्यूशन, अंतरिक्ष का प्रदूषण जो है बना रही हैं। तो मानव निर्मित अवांछित वस्तुएं। अब देखो, क्या हो सकता है कि जब कभी भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है, कोई उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, तो रॉकेट के विभिन्न भाग होते हैं। कोई जो प्रक्षेपण यान होता है, प्रक्षेपण यान के विभिन्न भाग, प्रक्षेपण यान के भाग जिन्होंने अपना काम कर लिया है, उसके बाद बचे हुए भाग हैं। इसके अलावा निष्क्रिय हो चुके उपग्रह, निष्क्रिय उपग्रह, जो उपग्रह निष्क्रिय हो चुके हैं वो भी जो है अंतरिक्ष प्रदूषण ही बना रहे हैं। जो है विभिन्न टूटे हुए टुकड़े, जैसे मान लिया अंतरिक्ष में किन्हीं उपग्रहों के आपस में टक्कर हो गई है, तो उससे बहुत सारे टुकड़े निकलेंगे। तो अवांछित अवांछित उपग्रह के जो है टूटने से, उपग्रह या हम कह सकते हैं उपग्रह के टूटने से, उपग्रह की टक्कर से बने टुकड़े, उपग्रह की टक्कर से बने टुकड़े आदि आदि। और जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई उपग्रह जो है अंतरिक्ष में है और पृथ्वी से जो है मिसाइल लॉन्च कर उपग्रह को क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। जैसे पृथ्वी से मिसाइल लॉन्च की जाए और ये उपग्रह पर क्या लगाया जाए, निशाना, किसके माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से। तो जब ये उपग्रह पर निशाना लगेगा तो ये उपग्रह टूटेगा और बहुत सारे टुकड़े वहां पर फैल जाएंगे। ऐसे मिसाइल है, इस मिसाइल के टुकड़े भी फैल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं ए सैट, बोलेंगे इसको, एंटी सैटेलाइट मिसाइल होगी ये, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, प्रदूषण होता है। तो हालांकि ये जो देश है, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल वाला जो है परीक्षण किया है। चीन ने 2007 में किया था, इंडिया ने 2019 में किया है। इससे पहले अमेरिका आदि सब देश कर चुके हैं। तो कोई भी देश जो है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ऐसा करता है, लेकिन प्रदूषण तो इससे बढ़ता है अंतरिक्ष में। अब चूंकि पृथ्वी के आसपास इतना सारा ये जो विभिन्न प्रकार के अवांछित वस्तुएं हैं ये रहेंगी, तो ये यदि किसी कार्यशील उपग्रह से टकरा जाए तो उन्हें क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। पृथ्वी से लॉन्च होने वाले जो प्रक्षेपण यान है वो भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। और यहां पर ऐसा भी है कि एक बार ऐसा ना हो जाए, जैसे कैसलर नाम के जो वैज्ञानिक हैं नासा के, 1978 में उन्होंने कहा था कि यदि इस प्रकार की कोई अभिक्रिया चालू हो जाए कि एक उपग्रह की दूसरे से टक्कर हो, कचरा बनेगा, जो टुकड़े बनेंगे वो चूंकि बहुत तेज गति से गति कर रहे हैं, तो दूसरे जो है उपग्रहों से टकराएं तो एक श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाए और बहुत सारे जो है उपग्रह वहां पर नष्ट हो जाए, और जो जरूरी जो हमारे जैसी वेधशालाएं हैं आदि आदि वो सब वहां पे नष्ट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अंतरिक्ष के प्रदूषण, ये समस्या लगातार बढ़ रही है और सभी देशों को मिलकर ही इसको जो है सुलझाना हो सकता है। मानवीय गतिविधियों के चलते अंतरिक्ष का वातावरण लगातार जो है प्रदूषित हो रहा है और विज्ञान की प्रगति के साथ एक के बाद एक देश अंतरिक्ष में अपने कृत्रिम उपग्रह भेजने लगे हैं। इसके साथ ही वहां कूड़ा कचरा बढ़ने लगा है। अब ये कूड़ा कचरा को ये नहीं है कि वहां पर जाके हम पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, ये वाला कूड़ा कचरा नहीं। यही जो अंतरिक्ष यान से जो टूटा हुआ भाग है और इसके अलावा उपग्रह जो है निष्क्रिय हैं, उनके कोई टूटे हुए भाग हैं, उनके आपस में टक्कर से बना कचरा है, वही ये कचरा है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले मिशनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखो, हमको जैसे जैसे अधिक संचार की आवश्यकता है, फास्टर कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, तरह तरह की नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई हैं। जैसे हमको जासूसी करवानी है अपने बॉर्डर्स की, हमको वायुयानों के लिए नेविगेशन देना है, हमको वाहनों के लिए जीपीएस जैसी सुविधा चाहिए, जो हमको फास्ट इंटरनेट है, डीटीएच चाहिए। तो बहुत सारी नित्य नई आवश्यकताएं लगातार उत्पन्न हो रही है। उसी के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नए नए जो है हमारे उपग्रह लॉन्च हो रहे हैं, ज्यादा क्षमता वाले उपग्रह लॉन्च हो रहे हैं। तो लगातार ये जो है हमारे लॉन्च बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ भविष्य में होने वाली इन दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है। मृत स्पेस क्राफ्ट, कोई यदि यान है जो मृत हो गया, जिसने अपना काम कर लिया है, उपग्रह प्रक्षेपण यान के अवशेष, रॉकेट के कोई अवशेष, कोई मिसाइल यदि दागी गई थी वो, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, निष्क्रिय कृत्रिम उपग्रह इत्यादि इत्यादि क्या बनाते हैं, अंतरिक्ष का कचरा बनाते हैं। ये होगा अंतरिक्ष का कचरा, अंतरिक्ष कचरा।
वर्तमान में सक्रिय उपग्रहों से भी ज्यादा निष्क्रिय उपग्रहों की संख्या हो गई है, क्योंकि उपग्रह जो कोई भी भेजा जाता है कुछ सीमित अवधि के बाद वो खराब हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और इसके अलावा ट्रायल के लिए भी उपग्रह भेजे जाते हैं, प्रायोगिक उपग्रह भी भेजे जाते हैं। तो अब जैसे आप यदि देखोगे, भारत ने जो अपने उपग्रह भेजे थे, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी आदि आदि उपग्रह, तो वो उपग्रह भी निष्क्रिय रूप में अब भी अंतरिक्ष में ही मौजूद है। काम कुछ नहीं करते हैं लेकिन अंतरिक्ष में ही मौजूद है। ये सर्वाधिक खतरनाक प्रदूषक हैं जो सक्रिय उपग्रहों से भी टकरा सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतरिक्ष में घूमते हुए छोटे और बड़े टुकड़े 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सामान्यतः चलते रहते हैं। देखो स्पीड क्या होती है, बहुत तेज इनकी स्पीड वहां पर है। पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। इनकी गति यात्री विमानों की गति से 40 गुना से भी ज्यादा होती है। इतने तीव्र वेग से गतिशील टुकड़े अंतरिक्ष यान से, कृत्रिम उपग्रह से अथवा पृथ्वी की निचली कक्षा में भ्रमणशील किसी यात्री विमान से भी टकरा सकते हैं। चक्कर काट रहे हैं और धीरे धीरे चक्कर काटते हुए स्पीड यदि किसी टुकड़े की धीमी हो रही है तो धरती पर भी और नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये टकराने की घटनाएं वहां पर हो सकती है। यदि विमान से टक्कर होगी तो निश्चित रूप से हानि होगी बहुत ज्यादा। कृत्रिम उपग्रह नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, देखो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स जो है, आखिर उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि आखिर क्यों कोई देश धरती पर बैठा हुआ किसी उपग्रह को नष्ट करना चाहता है। तो आप देखोगे यदि कोई उपग्रह नष्ट हो गया, उपग्रह या तो हो जाए स्वतः नष्ट हो जाए अंतरिक्ष के प्रदूषण की वजह से, या कोई दूसरा जो देश है मिसाइल के द्वारा उपग्रह को नष्ट करे। क्योंकि आज के समय पर हमारा सारा कामकाज जो है उपग्रहों के माध्यम से ही होने लग गया है। आप देखते हो जीपीएस सिस्टम जो है उसकी सहायता से ही हमारे वायुयान उड़ते हैं, जीपीएस सिस्टम की सहायता से ही हमारी मिसाइल काम करती है। अंतरिक्ष में जो उपग्रह है उनके माध्यम से इंटरनेट सुविधा जो प्रदान की जाती है, उनके माध्यम से जो फास्ट इंटरनेट की कनेक्टिविटी आगे से आगे तक फैलती है। तो यदि ये जो उपग्रह नष्ट हो जाए या तो प्रदूषण की वजह से और या किसी मिसाइल की वजह से, तो आप देखोगे कितनी हानि हो जाएगी। मोबाइल फोनों में समस्या आ जाएगी, हमारा जो तंत्र है कम्युनिकेशन का, संचार का तंत्र है, बाधित हो जाएगा। हमारा जीपीएस सिस्टम जो है उसकी समस्या हो जाएंगी। तो ये सारे काम क्या हो जाएंगे, ठप पड़ जाएंगे और इससे हमको बहुत ज्यादा हानि होगी। अंतरिक्ष में फैला कचरा आपस में टकराकर पृथ्वी की संचार प्रणाली को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। अब यह जो प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, आखिर में अब क्या किया जाए, क्योंकि मनुष्य का यही स्वभाव है, पहले तो कोई भी समस्या वो उत्पन्न करता है, बाद में उस समस्या से निपटने के लिए फिर वो विभिन्न उपायों को भी ढूंढता है। तो यहां पर देखो क्या हो सकता है, पुनर्उपयोगी उपग्रह छोड़े जाएं, प्रक्षेपण यान, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या होंगे, ये अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना काम करेंगे, जिस भी उपग्रह को लॉन्च करना है उसको लॉन्च करेंगे और वापस पुनः धरती पर आ जाएंगे। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का विकास किया जाए ताकि हर बार कोई नया जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है उसे प्रयोग नहीं करना पड़े। कृत्रिम उपग्रहों में ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जिससे उपग्रह का जीवन जब समाप्त हो जाए तो वह उपग्रह जो है पूरा ऊपर स्वयं ही पूरा का पूरा नष्ट हो जाए, जल जाए। क्योंकि उपग्रह वहीं पड़े रहते हैं, कृत्रिम उपग्रह अपना काम करने के बाद उनको थोड़ी ऊपरी कक्षाओं में भेज दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अंतरिक्ष में ही विद्यमान रहते हैं। तो यदि कुछ ऐसा सिस्टम हो कि उपग्रह को काम हो जाने के बाद नष्ट कर दिया जाए तो वो कचरे की समस्या जो है काफी कम हो पाएगी। नैनो तकनीक का प्रयोग करके छोटे उपग्रह बनाए जाएं। देखो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो किस बात पर टिकी है कि सूक्ष्म लेवल पर काम हो, छोटे स्तर पे काम हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी तो ऐसा मानती है कि भविष्य में जब नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा तो हमको जो ये उपग्रह लॉन्च करने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े उपग्रह, उसकी जगह पर छोटे छोटे उपग्रहों से भी काम हो जाएगा हमारा, और वो ज्यादा शक्तिशाली भी होंगे। तो भविष्य में यदि नैनो तकनीक का विकास हो, नैनो टेक्नोलॉजी का यदि विकास होगा तो जो है हमारे उपग्रह छोटे होंगे, और छोटे उपग्रह होंगे तो वहां पर प्रदूषण की समस्या में निश्चित रूप से काफी कमी आएगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके छोटे कम वजनदार कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया जाना चाहिए और प्रक्षेपण किया जाना चाहिए। शक्तिशाली लेजर तकनीक के द्वारा कचरे को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर देना चाहिए। कुछ ऐसी तकनीक हो कि कचरा नष्ट हो जाए, टुकड़े भी ना फैले उसके, तो भी प्रदूषण की समस्या में कमी लाई जा सकती है। रोबोटिक हाथ युक्त नैनो उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजें और बड़े आकार के कचरे को
वहां पे कैप्चर किया जाए और उसको धरती पर फिर गिराया जाए। तो ऐसा कुछ भी चल रहा है कि इस प्रकार के चुंबकीय तकनीक वाले हों, ताकि वो जो कचरा है वो कचरा जो है सारा का सारा समेट लिया जाए और फिर उस कचरे को वापस धरती पर ले आया जाए। सबसे जरूरी बात है कि सारे के सारे देश जो हैं इस अंतरिक्ष प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए मिलकर काम करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें और कुछ ऐसे नियम बने अंतरिक्ष क्षेत्र में, उन नियमों का पालन हो। जैसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स जो है, अब भारत ने परीक्षण किया है निश्चित रूप से, क्योंकि चाइना भी कर चुका है, अमेरिका भी कर चुका है, रशिया भी कर चुका है, तो भारत को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था कि हम भी किसी से पीछे नहीं है। और भारत ने तो अपने उस जो मिशन है उसको नाम भी दिया था मिशन शक्ति, क्योंकि स्पेस फॉर पीस, अंतरिक्ष शक्ति, अंतरिक्ष में जो कोई देश के पास शक्ति है तो वो शांति को बढ़ावा देने के लिए है। कोई दूसरा देश हम पर जो है गलत नजर ना डाले, चीन या कोई और देश ऐसा ना समझे कि हम जो है तकनीकी रूप से हम पिछड़े हैं, हमें कुछ नहीं आता, ऐसा वो ना समझे। अंतरिक्ष शांति के लिए है, ऐसा भारत ने अपने उस लॉन्च के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने बोला भी था। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से तो विभिन्न देश जो है आपस में कुछ ऐसे नियम बनाए कि इस तरह के लॉन्च नहीं हो। भारत के लिए वो जो करना जरूरी था, क्योंकि देखो परमाणु परीक्षण जो है, परमाणु परीक्षण भी भारत के लिए करना जरूरी क्यों था? यद्यपि भारत को दूसरे देशों के विरोध का सामना करना पड़ा परमाणु परीक्षण करने के बाद, चाहे वो 1974 का हो चाहे 1998 का हो, लेकिन अपनी शक्ति से दूसरों को परिचित करवाना हमारे लिए जरूरी था। नहीं तो अनावश्यक रूप से, चाहे वो चीन हो या और कोई देश हो, वो हम पर अनावश्यक रूप से गैर वाजिब क्या बना सकते थे, दबाव बना सकते थे। अब देखो, शक्ति जो है किसी दूसरी शक्ति का सामना शक्ति से ही किया जा सकता है और भारत ने धीरे धीरे शक्ति अर्जित की है। तो ऐसा इसलिए मैंने बोला कि सैटेलाइट वाला जो मिशन है उससे कचरा जरूर फैलता है, लेकिन वो हमारी मजबूरी रही होगी सरकार की कि हमको करना वो जरूरी था। कैसलर सिंड्रोम, ये भी अंतरिक्ष कचरे से, अंतरिक्ष के पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। कैसलर, जैसे मैंने बताया 1978 में जो अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक थे डोनाल्ड कैसलर, उन्होंने ये बोला था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि अंतरिक्ष में जो बढ़ता हुआ कचरा है, यदि मान लिया एक उपग्रह है, ये किसी दूसरे उपग्रह से जाकर टकराए और इससे फिर क्या होगा, बहुत सारा कचरा उत्पन्न होगा। ये कचरा जो है बाकी और उपग्रहों से जाकर टकराएगा और इन उपग्रहों के टकराने से फिर और बहुत सारा क्या उत्पन्न होगा, कचरा उत्पन्न होगा, और ये कचरा आगे फिर और उपग्रहों से टकराए। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जाए और हमारे जो कार्यशील उपग्रह हैं वो कार्यशील उपग्रह भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाएं। तो एक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो सकती है अंतरिक्ष में, श्रृंखला अभिक्रिया। और इसके बारे में बोला था किसने, कैसलर ने, कि अंतरिक्ष में कचरे से कचरा टकराएगा, उपग्रह से उपग्रह टकराए पहले या कचरे से कचरा टकराए, टुकड़े बने बहुत सारे, आगे अभिक्रिया चालू हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। इससे संबंधित एक पिक्चर भी बन चुकी है हॉलीवुड में ऐसा ही कंसेप्ट लेकर। तो कैसलर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें निम्न पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की जो निचली कक्षाएं हैं, उपग्रहों और अंतरिक्ष कचरा का घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दो वस्तुओं के बीच टकराव और एक बड़े पैमाने पर विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है। उपग्रह से उपग्रह टकरा जाए या फिर जो है कचरा जो है उपग्रह से टकरा जाए। 2009 में ऐसा हुआ भी था कि अमेरिका का एक उपग्रह और रूस का एक उपग्रह जो थे वो आपस में टकरा भी गए थे अंतरिक्ष में, 2009 में ऐसा हुआ भी है। तो इससे बड़े पैमाने पर विनाश हो सकता है। उन टकरावों से अधिक स्थान का मलबा उत्पन्न होगा जो आगे चलकर एक श्रृंखला अभिक्रिया की संभावना को बढ़ा देगा। तो एक बार यदि ये टूट फूट चालू हो गई तो ये लगातार बढ़ती जाएगी, बहुत सारा नुकसान कर सकती है। इससे कार्यशील उपग्रह नष्ट होने लगेंगे और अंतरिक्ष यान के नष्ट होने का खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। तो जो हमारे उपग्रह ऑलरेडी काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में वो भी नष्ट होंगे, प्लस नीचे से यदि कोई प्रक्षेपण यान जाएगा तो वो भी जो है टकरा सकता है इस अंतरिक्ष के कचरे से। डेब्रीज बेल्ट, कचरे की पट्टी का निर्माण होगा। देखो, कचरे की पट्टी का मीनिंग ये है कि कुछ ऐसा बहुत सारा कचरा जो है फैल जाए और एक कचरे की पट्टी बन जाए, और ये कचरे की पट्टी को पार कर पाना फिर हमारे प्रक्षेपण यानों के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। कचरे की पट्टी जो है वो बन सकती है अंतरिक्ष में। इसको क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम डेब्रीज बेल्ट। तो ये भी हो सकता है किसके द्वारा, अंतरिक्ष प्रदूषण के द्वारा। अंतरिक्ष प्रदूषण यदि बढ़ेगा और उसके आपस में टकराव होंगे तो ये समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया 2009 में 2 उपग्रह अंतरिक्ष में टकराए भी थे,
दो उपग्रहों की क्या हुई थी, टक्कर अंतरिक्ष में हो चुकी है एक बार, दो उपग्रहों की टक्कर। इसके अलावा 2007 में चीन ने कौन सी मिसाइल चलाई थी, चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइल, कोई सैटेलाइट को जो है तोड़ा था चीन के द्वारा अंतरिक्ष में, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। अब जैसे आप सोच के देखो, मान लिया चीन ने ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना दी और वो इस बात का हमेशा फायदा उठाने की सोचे और भारत को धमकी दे कि भैया ज्यादा प्रॉब्लम ना करो मेरे लिए, तुम्हारे सैटेलाइट्स में नष्ट कर दूंगा तो तुम्हारा सारा संचार व्यवस्था ठप कर दूंगा, ना तो मिसाइल चलेंगी ना कुछ चलेगा। तो भारत को जवाब देना भी जरूरी था, इसीलिए 2019 में जो है भारत ने भी अपना क्या किया, भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एसैट बोला इसको, एंटी सैटेलाइट, तो ये हमारे लिए जरूरी भी था। हालांकि इससे अंतरिक्ष कचरा बनता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब देखो अमेरिका में जो है, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, तो अमेरिका का रक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम भी वहां पर प्रारंभ किया है, योजना उसकी पूरी है, वो क्या है, फिनिक्स सैटेलाइट रिसाइकल प्रोजेक्ट। तो ये अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, तो अमेरिकी रक्षा विभाग की ये पूरी की पूरी योजना है, फिनिक्स सैटेलाइट रिसाइकल प्रोजेक्ट। इनका क्या मानना है, यदि कोई उपग्रह अंतरिक्ष में जो है अपना काम कर चुका है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस उपग्रह को अंतरिक्ष में जाकर ही उसकी रिपेयरिंग कर दी जाए, उसकी सर्विसिंग कर दी जाए, या उसके जो कुछ पार्ट्स खराब है उनको बदल दिया जाए, या फिर उसके पार्ट्स को वापस खोलकर या उपयोगी जो भी भाग है उसको वापस जो है धरती पर ले आया जाए। तो मुख्यतः ये रिसाइकल की प्रोजेक्ट है, अंतरिक्ष में खराब उपग्रहों को रिसाइकल करने की योजना। रिसाइकल अपन सुनते हैं ना, रिसाइकिल, रिसाइकिल का मीनिंग क्या होता है, पुनः चक्रण। जैसे अपन देखते हैं, जैसे प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं हम, जैसे क्या करते हैं, प्लास्टिक रिसाइकिल, सुना ना हमने प्लास्टिक रिसाइकिल के बारे में, कि प्लास्टिक है जैसे पानी की बोतल होती है या जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, इनको वापस से दोबारा रिसाइकिल किया जाए और इनसे जो है कपड़ा बनाने में काम में लिया जाए, रस्सी बनाने में काम में लिया जाए, कोई भी काम में इनको वापस से लिया जाए। तो इस तरीके से उपग्रहों को रिसाइकिल किया जाए। इन ऑर्बिट सैटेलाइट सर्विस, सैटेलाइट की क्या कर दी जाए, कक्षा में ही सर्विस कर दी जाए, कक्षा में सर्विस। सर्विस के बारे में भी आपने सुना है, बाइक सर्विस, कार सर्विस हमने सुना है, हेलीकॉप्टर की सर्विस भी होती है, एरोप्लेन की सर्विस भी होती है। तो ऐसे ही सैटेलाइट की भी सर्विस कर दी जाए, उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए, या जो खराब हो चुके हैं उनको फिर से ठीक कर दिया जाए। तो इससे भी अंतरिक्ष में कचरा कम करने में क्या मिल सकती है, मदद मिल सकती है। अब तो ये जो है अंतरिक्ष में प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम करने के कुछ उपाय थे, और जो अमेरिका में जो हुआ है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब एक और खास पॉइंट है, इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र। इसरो का प्रोजेक्ट नेत्र ये क्या है, देखो ये भी जो है अंतरिक्ष में जो प्रदूषण होता है उससे ही जुड़ा हुआ पॉइंट है। क्या होता है, देखो यदि मान लिया हमारा कोई काम का उपग्रह है, हमारा उपग्रह है कोई संचार उपग्रह, मान लिया जो है हमारा कोई संचार उपग्रह है, ठीक है, और ये जो संचार उपग्रह है इसकी तरफ ये कचरा बढ़ रहा है, ये जो अंतरिक्ष का कचरा है ये हमारे संचार उपग्रह की तरफ आ रहा है। अब बहुत सारे संचार उपग्रह हैं और बहुत सारा कचरा भी है, तो आखिर में पता चल जाए पहले ही कि भैया ये जो कचरा है इसकी दिशा तो हमारे सैटेलाइट की तरफ जा रही है, तो पहले ही कुछ इस प्रकार की कार्यप्रणाली की जाए, सैटेलाइट की कक्षा में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए ताकि उस कचरे की टक्कर से बचा जा सके। तो इसके लिए क्या है, प्रोजेक्ट नेत्र। क्या है, प्रोजेक्ट नेत्र। और ये जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये जो है भारत के जितने भी उपग्रह हैं उन उपग्रहों के ऊपर क्या रखेगा, निगरानी रखेगा। और एक्चुअल में उपग्रहों के ऊपर निगरानी इस उद्देश्य से रखी जाएगी कि कहीं कोई कचरा या कहीं कोई मृत उपग्रह या कोई भी अंतरिक्ष का कोई भाग, प्रक्षेपण यान, अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यानों का कोई भाग कहीं कोई हमारे उपग्रह को नष्ट करने तो नहीं आ रहा, या फिर कहीं कोई दुश्मन की मिसाइल वगैरह तो नहीं आ रही। तो उसका जो है समय रहते ही पता लग जाए
तो इसके लिए क्या है, प्रोजेक्ट नेत्र, और इसरो जो है इसके ऊपर लगातार काम कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट नेत्र है ये जरूरी है अंतरिक्ष के प्रदूषण से अपने उपग्रहों को बचाने के लिए, साथ के साथ दुश्मन की मिसाइलों से भी बचना है हमारे उपग्रहों को, तो उनके लिए भी जरूरी है ये जो है प्रोजेक्ट नेत्र। तो प्रोजेक्ट नेत्र क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय उपग्रहों को मलबे और अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रोजेक्ट नेत्र को लॉन्च किया है, उसको शुरू किया है 2019 में। कुछ उपग्रह छोड़े जाएंगे, उनके द्वारा निगरानी रखी जाएगी, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, पता चल जाए कि हां हमारी तरफ कोई आ रहा है, तो है प्रोजेक्ट नेत्र। यहां पर नेत्र की फुल फॉर्म देखो, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। नेत्र की फुल फॉर्म नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो वस्तुएं हैं, उनकी ट्रैकिंग किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और पता लगाया जाए कि कहीं ये हमारे किसी यान की तरफ, हमारे किसी उपग्रह की तरफ तो नहीं आ रहे। तो इससे संबंधित है ये जो नासा का है प्रोजेक्ट नेत्र। अंतरिक्ष में उपस्थित निष्क्रिय उपग्रहों और रॉकेट के मलबे से पृथ्वी की कक्षा में कई वर्ष तक ये बने रहते हैं और ये मलबा हमारे सक्रिय उपग्रहों को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो हमारे लिए खतरा है। अब इससे निपटने के लिए हमने किया है प्रोजेक्ट नेत्र। लगभग 400 करोड़ रुपए लागत वाली यह जो परियोजना है भारत की, ये क्या करेगी, अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता बनाएगी, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, इसको बोलते हैं SSA। SSA क्या है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अर्ली वार्निंग तो देगी, अर्ली वार्निंग, तो अर्ली वार्निंग तो है, यदि कोई आएगा तो, यदि कोई हमारे उपग्रह की तरफ कोई मलबा या कोई मिसाइल आएगी तो अर्ली वार्निंग तो होगी, लेकिन ये है क्या, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। जो अंतरिक्ष है वहां पर स्थिति जन्य जागरूकता जो है बढ़ेगी हमारे जो सिस्टम के द्वारा। इसका उपयोग मलबे से भारतीय उपग्रहों को होने वाले खतरे का अनुमान लगाने के साथ साथ देश को मिसाइल या अंतरिक्ष हमले के खिलाफ एक चेतावनी देने के रूप में भी किया जा सकता है। तो यहां पर हमले से बचाव के लिए भी, हमले से बचाव, क्योंकि देखो एक बात और है, भविष्य में कभी कोई जंग बड़े पैमाने पे यदि विश्व में होगी तो उस जंग में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका रहेगी वो रहेगी स्पेस वॉर की। किसकी रहेगी, स्पेस वॉर की, अंतरिक्ष में लड़ाई की भूमिका भी रहेगी। और अंतरिक्ष में लड़ाई की भूमिका इस रूप में है कि कोई भी एक देश चाहेगा कि दूसरे देश के उपग्रहों को क्या कर दे, नष्ट कर दे। आप सोच के देखो, अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, अमेरिका की जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने वायुयान हैं, सब जीपीएस का ही प्रयोग करते हैं। सोच के देखो, यदि दुश्मन देश, जैसे दुश्मन है चाइना या अमेरिका का दुश्मन रशिया, या अमेरिका किसी और देश के खिलाफ करे जैसे रशिया का ग्लोनास सिस्टम है, यदि उनके इन सिस्टमों को नष्ट कर दिया जाए तो सोच के देखो कोई भी देश क्या हो सकता है, एक प्रकार से बिल्कुल पंगु स्थिति में आ सकता है, हैंडीकैप हो सकता है देश, बिल्कुल लाचार हो जाएगा कोई भी देश। और तो ये भविष्य के खतरे हैं स्पेस वॉर के, और हमारा जो इसरो है, हमारी सरकार है, पहले से सतर्क है, उन्हें मालूम है कि ऐसी समस्या भी भविष्य में आ सकती है। तो अंतरिक्ष के मलबे से तो बचाएगा ही ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, और लेकिन ये हमको दुश्मन के हमले से भी बचाएगा। इसकी स्थापना पृथ्वी की निचली कक्षाओं में की जाएगी, जिसमें रिमोट सेंसिंग स्पेसक्राफ्ट भी शामिल होगा। तो रिमोट सेंसिंग स्पेसक्राफ्ट भी होगा और निचली कक्षाओं में रहेगा। और ऐसी भी योजनाएं भविष्य में जो है भू स्थिर उपग्रह जो है वो भी स्थापित किए जा सके, ऐसी भी हमारी सरकार की योजना है, जिस प्रकार की जो है एक प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। तो हमने इस लेक्चर में स्पेस डेब्रीज से संबंधित, केसलर सिंड्रोम से संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।